नमस्ते बच्चों। आज हम अपने कक्षा 9th का 9वां पाठ इतिहास का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बदलता जीवन भाग 1। तो इसके पहले के जो लेसन थे, तो उन लेसन्स के माध्यम से हमने 1961 से 2000 तक का जो कालखंड है भारत का, उस कालखंड का अध्ययन किया है। पर 20वीं शताब्दी तथा 21वीं शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, जिसके वजह से मानव जाति के जीवन में तेज़ी से बदलाव होने लगे हैं। और जो बातें हमने सपने में भी सोची नहीं थी, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, वो बातें वास्तविकता में इन शताब्दियों में उतर आई हैं। देखिए, हमने पहले देखा कि मध्य युग में मानवीय जीवन पर धर्म का प्रभाव बड़ी मात्रा में था। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो इन धर्मों पर मानव के माध्यम से मानव केंद्रित धर्म था। पर इन धर्मों के सामने 21वीं शताब्दी में कई सारी चुनौतियाँ आई हैं। आधुनिकीकरण ने ये चुनौतियाँ इन धर्मों के सामने प्रस्तुत की हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन अपने भारत में लाया है, और यह परिवर्तन था कि भारतीय संविधान उनके द्वारा लिखा गया है, अर्थात उनका योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार कानून के सामने सब लोग समान हैं। किसी भी भारतीय व्यक्ति में लिंग, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के माध्यम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी प्रदान किए हैं। इन अधिकारों को कहा जाता है मौलिक अधिकार, अर्थात मूलभूत अधिकार। भारतीय संविधान के 3 विभाग में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति की गई है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें भाषण स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित आकर तथा संगठित होने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने फिरने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, इनके रक्षा का और संवर्धन का भी अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने ये जो महत्वपूर्ण अधिकार हम सब भारतीय लोगों को दिए हैं, तो इसके माध्यम से संविधान द्वारा हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था के ढांचे पर एक तरह से आघात ही किया गया है। वंश परंपरागत व्यवसाय की कल्पना ये कालबाह्य हुई है। जैसे कि अपने यहाँ पे देखिए, पहले बलूतेदारी पद्धति थी, मतलब एक गांव में चमार है, कुमार है, लोहार है, ये सब वंश परंपरागत अपने व्यवसाय करते थे। आगे चल के उनकी आगे की पीढ़ियाँ भी उसी व्यवसाय में लग जाती थी। पर आज संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। यह केवल और केवल अपने भारतीय संविधान के माध्यम से ही साध्य हुआ है। केवल मनुष्य का जीवन ही नहीं, बल्कि यंत्रों पर भी ये सब संविधानों में दिए गए प्रावधानों का कैसे प्रभाव हुआ है, ये हम इस चौखट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो, क्या आप जानते हो, जब ब्रिटिशों ने रेल की शुरुआत की थी, तो उन्होंने रेल के डिब्बे 4 प्रकार के बनाए थे। यानी रेल को 4 विभागों में विभाजित किया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर और थर्ड क्लास, ऐसे 4 वर्ग थे। तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए मामूली सी सुविधाएं वहाँ पर प्रदान की गई थी, और उनके तरफ देखने का जो उच्च वर्ग का नज़रिया है वो नकारात्मक दृष्टिकोण था। और इसीलिए भारतीय समाज यह
वर्ग का एक प्रतीक बना था। और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 1978 में तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते इन्होंने तीसरी श्रेणी जो है वो समाप्त कर दी है। फिर से कालांतर से पुणे मुंबई के बीच सिंहगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के बीच गीतांजलि एक्सप्रेस, ऐसी जो गाड़ियाँ हैं वो वर्ग विरहित शुरू की गई हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, समानता का अधिकार दिया है, इसका परिणाम ये हमारे समाज में परिवर्तन होने में हुआ है। फिर इसके बाद हमारे समाज के जो मतभेद है, जाति व्यवस्था में भेदभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। सभी के लिए होटलों में प्रवेश शुरू हुआ है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, इन कारणों से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नकारा जाएगा ऐसा नहीं है। सबको प्रवेश मिलेगा। होटल है, मंदिर है, बाग बगीचे है आदि में। तो इस तरह से स्वतंत्रोत्तर कालखंड में कई सारे अच्छे परिवर्तन अपने भारत में हुए हैं। तो हम इस पाठ में परिवार संस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं, मनुष्य जीवन में कैसे बदलाव आया है, तो इसकी जानकारी हम एक एक मुद्दे के माध्यम से लेंगे। तो पहला मुद्दा हम देखेंगे परिवार संस्था। भारत में देखो, संयुक्त परिवार पद्धति आज भी बड़े प्रमाण में दिखाई देती है, किंतु आज जो आधुनिकता आई है, आधुनिकता के वजह से संयुक्त परिवार पद्धति भारत की भी समाप्त होने लगी है। वैश्वीकरण का प्रभाव कह सकते हैं हम, उसके वजह से भारत में भी विभक्त परिवार पद्धति की एक लहर निर्माण हुई है। पर आज भी हमारे गांव में संयुक्त परिवार पद्धति यानी एकत्रित परिवार पद्धति, जहाँ पर चाचा चाची, दादा दादी, चचेरे भाई बहन एकत्रित रहते हैं, तो इस तरह के परिवार अपने यहाँ पे हैं। किंतु वैश्वीकरण की वजह से शहरों में विभक्त परिवारों की जो लहर है वो बड़ी मात्रा में आई है। भारतीय समाज व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ है, इसके लिए हम पॉइंट देखेंगे। समाज कल्याण, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ये हमारा उद्देश्य है भारतीय संविधान का। और इसीलिए भारत एकमेव ऐसा देश है कि जिसने अपने संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करा देना, ये जो सब उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के हैं। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। महिलाएं होंगी, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजातियाँ, अल्पसंख्याक, इनके विकास के तरफ ध्यान देना, ये अपने संविधान ने उसको प्राथमिकता दी है। 1946 में इसी हेतु 14 जून 1964 में 1964 में समाज कल्याण मंत्रालय अपने भारत सरकार ने स्वतंत्र स्थापन किया है। ये जो समाज कल्याण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत बाल विकास, पोषण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। और इस तरह से अपने समाज में एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने लगी है। अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 22% लोग अनुसूचित जातियों के और जनजातियों के थे। तो सबके लिए समान कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का और प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधानमंडल होंगे, सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान इन जनजातियों को दिया गया है। इसका यही एकमेव उद्देश्य था कि ये जो समाज का वंचित घटक है, उनको समाज के प्रमुख प्रवाह में लाना, उनके विकास को प्रधानता देना, यही एक आरक्षण का उद्देश्य हम कह सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या परिवर्तन हुए हैं? भारत सरकार ने अपने जनता के रहन सहन का स्तर बढ़ाने का
अपना प्रथम कर्तव्य माना है। इसके लिए उनके पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाना है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख अपने भारतीय संविधान में किया है। इसी हेतु हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से तथा राज्य स्तर पर अर्थात प्रांतीय स्तर पर भी सहायता केंद्र सरकार ने दी है। जब छठी पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया गया तो छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी और गरीब लोग, इनको प्राथमिक स्वरूप की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्रदान करना, इसको प्राथमिक उद्देश्य माना गया है। और इसीलिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारत ने अपना स्थान प्रबल किया है। भारत ने स्वास्थ्य के संदर्भ में एलोपैथिक, ये इसके साथ साथ यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद है और प्राकृतिक उपचार पद्धति को मान्यता देकर नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास शुरू किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए हैं। भारतीयों का जो जीवन है अधिक चिंता रहित होने के लिए इसमें सहायता मिली है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हम कह सकते हैं कि 1962 में तमिलनाडु के वेल्लूर शहर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये जो अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर एन गोपीनाथन, इनके नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। और इसके कारण ऐसे उपचार पहले केवल विदेश में ही किए जाते थे, पर भारत में भी ये सुविधा आई है। फिर इसके बाद जयपुर फुट की जो योजना है, ये है दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों का जो जीवन है जयपुर फुट इस योजना से बदल गया है। ये योजना क्या थी देखो, 1968 से पूर्व, इसके पहले जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था या फिर किसी घटना में अपने हाथ पैर गंवा बैठता था, तो वो अपना बाकी का जो जीवन है बहुत कठिनाई से गुजरता था। पर इसके लिए उपाय के रूप में डॉक्टर प्रमोद सेठी, देखिए आपको ये सही गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए, इसमें ये प्रश्न दिया है। तो डॉक्टर प्रमोद सेठी, इन्होंने कुशल कारागिर रामचंद्र शर्मा, इनके सहायता से कृत्रिम हाथ पैर नाक और कान तैयार किए हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है देखो कि ये जो कृत्रिम अंग बनाए गए हैं, इसके कारण दिव्यांग हैं वो नंगे पैर उबड़ खबड़ ज़मीन पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, खेतों में आसानी से काम कर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ना होगा, पर्वतारोहण जैसा काम सहजता से ये कर सकते हैं। और इस कृत्रिम पैर में जूता पहनने की आवश्यकता न होने से जूते का खर्च भी बचता है। ये जो पैर मोड़ना, फिर पैर पलट कर बैठना, कृत्रिम पैरों के कारण ये संभव हो गया है। पानी है, इसके साथ साथ गीली अवस्था में काम करने के लिए भी ये पैर सुविधाजनक है। तो इस तरह से दिव्यांगों को एक वरदान मिला है ये जयपुर फुट योजना के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट यानी मूत्रपिंड प्रत्यारोपण। ये भी स्वास्थ्य की सेवा में बहुत महत्वपूर्ण हमने छलांग लगाई है, यह कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मानवीय शरीर का होता है। तो भारत में ये जो शल्य क्रिया की गई है, तो इसके वजह से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टर को सफलता प्राप्त हुई है। 1971 के पहले इस तरह की शस्त्रक्रिया भारत में बहुत अधिक नहीं होती थी, किंतु तमिलनाडु में वेल्लोर में जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये शस्त्रक्रिया सफल हुई है 1971 में। तो यहाँ पर डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव, इन्होंने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किया गया जो मूत्रपिंड है अर्थात किडनी है, वो रोगी के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की है, उसका प्रत्यारोपण किया है। अब अविकसित देशों के रोगी भी
ये जो शल्य क्रिया है वो करवाने लगे हैं, भारत आते हैं और अपने रुग्ण के प्राण बचाते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। टेस्ट ट्यूब बेबी देखो, भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान न होना ये बुरी बात मानी जाती थी। संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी अगर संतानहीन होंगे तो ये समस्या दूर करने के लिए 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हुआ है। कोलकाता में देखिए, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। कृत्रिम तरीके से गर्भधारणा यहाँ पर करते हैं और यह सफल भी हुई है। तो दुर्गा नामक जो बच्ची हैं, ये पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है भारत की। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से कई सारे परिवारों में खुशियाँ आई हैं। टीकाकरण इस मुद्दे के माध्यम से हम देखेंगे कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में तेज़ी से बढ़ रही है। 1978 के पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चे जो है जन्म के बाद कई सारे बीमारियों के चपेट में आते हैं, जैसे पोलिया है, खसरा है, धनुर्वात, क्षय, गलगंड, कुकर खांसी। ऐसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया है। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पोलियो की रोकथाम बड़ी मात्रा में की गई है। तो इस तरह से टीकाकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अपने यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अब हम देखेंगे शहरीकरण, ये मुद्दा कि शहरीकरण, गांव से बहुत सारे लोग रोज़गार के हेतु शहर में आने लगे हैं। शहर में आकर अपने परिवार वहीं पर बसाने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ, गांव की जनसंख्या घटकर शहरों में लोगों का प्रमाण है, जनसंख्या का प्रमाण है, वो बढ़ने लगा है। इसके लिए कुछ समस्याएं भी शहर में निर्माण होने लगी हैं, जैसे कि हवा की समस्या, पानी की समस्या निर्माण होने लगी हैं। सामाजिक संस्था, इन घटकों पर ये शहरीकरण का अर्थात नगरीकरण का परिणाम हुआ है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मृत्यु दर का घटना और औद्योगिकरण है, ग्रामीण भाग में रोजगार की अनुपलब्धता है, ऐसे कई कारणों से लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ आने लगे हैं, उनका स्थलांतर होने लगा है और इसी का परिणाम यह हुआ कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि होने लगी।